मेन स्ट्रीम मीडिया का, ब्रॉडकास्ट मीडिया का फेयर होना और ट्रांसपेरेंट होना और बिल्कुल सही न्यूज़ देना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि मीडिया हमारे नाजरीन और हमारे अवाम के ख़यालात की रहनुमाई करे। ये मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं बिज़नेस एंकर हूँ, बिज़नेस का प्रोग्राम करता हूँ। मुझे करंट अफेयर्स पे बात करने का कोई शौक़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क के अंदर करंट अफेयर्स पे हर शख्स बात कर सकता है। एक खाकुरुफ से लेकर, एक चाय वाले से लेकर, एक वज़ीर भी सियासत के मुतल्लिक बात कर सकता है, लेकिन मईशत के मुतल्लिक बात करने के लिए काफ़ी दिल गुर्दे और थोड़ी बहुत नॉलेज की ज़रूरत ज़रूर है। मसला ये है कि सियासत पे की गई गुफ्तगू मारूफ व मकबूल तो हो सकती है, लेकिन मंतक उसमें इतना नहीं होगा। मैं क्यों कहता हूं कि मीडिया का आज़ाद होना और आज़ादी से अपनी राय का इजहार करना ज़रूरी है? उसकी वजह यह है कि देखो यार, लोग तो आते जाते रहेंगे, मुल्क को अपनी जगह काफ़ी हद तक कायम रहना है, काफ़ी अरसे तक। नौज़ुबिल्लाह, लोग तो बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं ताक़यामत। वो तो देखो, सिर्फ एक ज़ात बाकी है मेरे रब की, जो पहले भी आखिर में भी हर जगह पर वही हो, मेरे रब की ज़ात। उसके अलावा सब फ़ानी है, दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है। कि वो वसीम भाई मानते हो इस बात को कि नहीं मानते हो? यह हमारा ईमान है, ठीक है ना? तो बात ये सिर्फ ज़ात अल्लाह ताला की बाकी है, बाकी ये सारी बातें करना और ये सब, लोग आते जाते रहेंगे, ज़माना बदलता रहेगा। दकियानूस के बारे में भी लोग यही कहते थे ना। असहाब कहफ के मुतल्लिक तो आपने सुना होगा। मजहबी दीनी बात नहीं कर रहा, 7 स्लीपर्स एक तारीखी वाक़या है, ठीक है। और दकियानूस भी एक हकीकी जो आदमी है उससे मुंसलिक चीज़ है, ठीक है। दकियानूस वो था ना जो कहता था कि भाई हट जाओ अपने दीन से, दकियानूस। तभी आप देखें कि इस तरह की उर्दू में लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, दकियानूस, दकियानूसी बातें। तो बात यह है कि वक्त बदलते रहते हैं, ज़माना बदलता रहता है। जब वो दोबारा जागे 7 स्लीपर्स, असहाब कहफ, कोई कहता है 7, को कहता है ज़्यादा। कुरान मजीद के अंदर उसके बारे में ज़िक्र है कि इन चीज़ों के अंदर इतना ज़्यादा हमें तवज्जो नहीं देनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि ज़माना बदल चुका था, सिक्का राइजुल वक्त तक बदल चुका था। देखो, ज़माना बदलता रहेगा, हक अपनी जगह रहेगा। सच बात करनी चाहिए, बिल्कुल ना, सो आने बात करनी चाहिए। लोग बोलते हैं यार इतने एंकर इतनी चीज़ें करते हैं, मतलब ये है कि कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है टिकटॉक पर, तो लोग अपनी माओ बहनों के दुपट्टे लेकर सर पे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो वो मशहूर नहीं होते। मैं अगर ऐसे ही कोई बात कर दूं, वायरल हो जाती है। मैंने तो अब बात करना ही छोड़ दी है, यकीन करो, मुंह से सच निकलता है ना। अल्लाह ताला का करम होता है, सच्ची बात वायरल हो जाती है। आपकी कौम सच की आदी नहीं है, ना सच बोलती है ना सच सुनती है। सर मैं आप लोगों से क्लियर बता रहा हूं, हुकूमतों को बुरा कहना छोड़ दो, तुम लोग ही ठीक नहीं हो। हुकूमत को क्यों बुरा कहते हो? आप लोगों को समझना है। अब महंगाई एक मसला है, उस पर बात नहीं करो। क्यों भाई? महंगाई जो मसला है इस पर बात करो ना, महंगाई के मसले को हल करो, ताकि हम खित्ते के और मुमालिक की तरह दबाव में ना आए। लोग आते जाते रहेंगे, हम एक जमहूरी रियासत हैं, जैसा भी निज़ाम हमारे यहाँ राइज है उसमें जमहूरियत की बड़ी अहमियत है। आप अपने सिस्टम से चलो ना। हमारे मुल्क के एक वज़ीर आज़म है जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। अब जिम्मेदारी उनके ऊपर है इस रियासत की कि वो इसको बेहतरीन अंदाज में चलाएं। उनकी पार्टी के रहबर और रहनुमा है जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। उम्मीद है ये दोनों मेरे प्रोग्राम देखते होंगे, जानते तो हैं मुझे। बात यह है कि अवामी मंगों के हिसाब से चलना चाह रहे हैं ना वो। उनको पता है कि महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है। अब देखो, मैं बिल्कुल स्ट्रेट बात करूंगा। किन से बात करूंगा? जो लोग डिसीजन मेकर हैं। उनके बयानात आप पढ़ो ना, उनके बयानात आप पढ़ते नहीं हो। आप हिया हुआ, उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, उनके बयानात पढ़ते हो आप इधर उधर नहीं देखो भाई। अभी रियलिटी क्या है इस वक्त? रियलिटी ये है कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आपके वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब हैं। ये रियलिटीज़ हैं। इन रियलिटीज़ पे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो कि ये फैसले नहीं लेते, बिल्कुल यही फैसले लेते हैं, इनके अलावा कोई फैसले नहीं लेता। बस ये आज मैंने टीवी पे बात की थी। अगर इस मुल्क के अंदर फैसले चल रहे हैं तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के चल रहे हैं। अगर वज़ीर ख़जाना, वज़ारत ख़जाना की तरफ से कोई पॉलिसी आ रही है तो वज़ीर ख़जाना कर रहा है। अकमल चौधरी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं
माशी तज्जियाकार हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। जी अकमल चौधरी साहब, असल में बात यह है कि मैं तो किसी भी मौजू पर बात करूं ना, अगर सच बात निकल जाए, अब वो आपके मुंह से निकल जाए या मेरे मुंह से निकल जाए, मशहूर हो जाती है। फिर मैं खुद को कोसता रहता हूं, क्योंकि आपको पता है हमारी कौम को, मिनहसल कौम, ना सच सुनने का शौक है ना सच बोलने से नफरत करते हैं ये, और सच्चे आदमी से भी नफरत करते हैं। तो इसलिए मैं फंस जाता हूँ। तो बात कुछ ऐसी है और आप भी फंस जाते हैं। तो अकमल चौधरी साहब बगैर फंसे कोशिश करते हैं बात करें और सच भी बोलें। बात कुछ ऐसी है कि देखें, वी हैव टू बिलीव एंड अंडरस्टैंड द रियलिटी। इस वक्त ये मुल्क एक सिस्टम से चल रहा है जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मेरे नज़दीक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। इंतज़ामी उमूर और मामलात वही संभालते हैं, दैट्स इट, फुल स्टॉप। ठीक है। अब और दूसरी बात यह है कि अगर मुझे कोई कह के जी इस मुल्क का वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब के अलावा कोई है और फैसले कोई और करता है, तो बिल्कुल गलत होगा। वज़ीर ख़जाना आपके औरंगज़ेब साहब हैं। असल में हम खुद ही को बेवकूफ़ बनाने में लग गए। इख्तियारात सब इनके पास हैं, फैसले सारे यही करते हैं, बस जिम्मेदारी नहीं लेते। अब वो मैं नहीं कह सकता, वो आप बेहतर एक्सप्लेन करेंगे। तो मुल्क के माशी मामलात को, इंतज़ामी मामलात को इन्होंने ठीक करना है। जी देखिए, इसमें दो चीजें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि माशी सूरत हाल जो भी है या इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग जो है उससे रिलेटेड फैसले किए जाते हैं, वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है वो लेती है। और उसमें डेफिनेटली जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, जो वजीर खजाना जिसे हम कहते हैं औरंगजेब साहब हैं, तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, इकोनॉमिक और फाइनेंस से रिलेटेड जो डिसीजन है उनकी जिम्मेदारी चाहिए। अच्छा, उसके साथ साथ हमको तो चाहिए कैबिनेट मेंबर या बड़े डिसीजन होते हैं उसको कैबिनेट की वो सरकार होती है, उस कैबिनेट की जो कैबिनेट है उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं। तो कैबिनेट की जो इनडायरेक्टली जिम्मेदारी बना, क्योंकि उनका अपना बनता है। तो और फिर वज़ीर आज़म की और अल्टीमेटली पार्लियामेंट की। पाकिस्तान में एक पार्लियामेंट सिस्टम वो मौजूद वजूद में आया के बाद था, नई हुकूमत आई है। तो अब उनको वो इन सब चीजों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बस नहीं देते। उनकी तरफ से बारह फैसले हो रहे हैं तो उनका फोकस। मुझे अकमल चौधरी साहब आपको दोबारा से लाइन पे लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आवाज़ मुझे थोड़ी गैर वाज़े आ रही है। ये गुफ्तगू तो आपकी हुई है लेकिन मुझे जुज़वी समझ में आई है, तो दोबारा से आपको टेलीफोन करके आपसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, मैंने ये बात इसीलिए कहा कि, और मैं दोबारा से आपके लिए दोहराता हूँ उसी बात को, कि बुनियादी बात यह है कि देखो, हम लोग खुद ही गुमराह हो रहे हैं। हमें गुमराह होने के लिए ज़रूर कोई इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको वाज़े कर दूँ, आप किसकी जानिब देख रहे हैं वो मैं जानता हूँ। आप लोग देखें वज़ीर आज़म की जानिब, आप देखें वज़ीर ख़जाना की जानिब। आपको रिलीफ यहाँ से मिलेगा, आपको आसानी यहाँ से मिलेगी जब आप दुनियावी मामलात के अंदर इंतज़ामी उमूर के बारे में बात करेंगे। देखिए, लेट मी बी वेरी क्लियर हियर। मैं एक चीज़ की आपके सामने वजाहत करता चलूँ। देखें, जिस चीज़ की आपको सही से वजाहत नहीं हो रही ना, वो ये है कि आपके मुल्क के वज़ीर ख़जाना जनाब औरंगज़ेब साहब हैं। ठीक है। अब मसाइल का हल वजारत ख़जाना की तरफ से जो हल करेंगे, या वज़ीर ख़जाना या उनके सेक्रेटरी या उनके साथ जो उनकी टीम है वो हल करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जो कोई महसूस करता है कि इसमें कोई दो राय है तो वो गलत जा रहा है। देखिए, ये आज क्योंकि गुफ्तगू का महवर मौजू इन्होंने SIFC रखा है, वो एक सेपरेट चीज़ है SIFC। और हमने भी उनके सरबरा का बयान भी सुना है, SIFC के सरबरा का। बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट वेसल है, जिसके माने ये है कि मुल्क में सरमायाकारी कैसे आएगी। उन्होंने अपने मसाइल और परेशानियां भी बयान की हैं, जिसमें उनको सबसे बड़ा दरपेश मसला यही है कि कन्विंस करने के लिए मुल्क की टैक्स की पॉलिसीज़ में चेंजेस चाहिए। लेकिन क्या टैक्स की पॉलिसीज़ में चेंजेस हो गई? नहीं, देखो ना, आप वाजे करो ना। देखो, आप वाजे नहीं करते हो आप लोग। असल में प्रॉब्लम आप लोगों की फ़र्क है, आप लोग समझ नहीं पाते प्रॉब्लम को। पाकिस्तानी जो है ना, उनको अगर सीधा रास्ता दिखाओ ना तो वो कहीं और निकल जाते हैं। आप लोग देखो, सीधी पगडंडी है, उस पर चलो। बात ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि कोई सुपरा बॉडी नहीं,
बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव बॉडी है। SIFC ने अपने प्रॉब्लम्स बता दिए ना, बोला भाई इस मुल्क का टैक्स स्ट्रक्चर इस तरह का है कि इन्वेस्टमेंट लाना मुश्किल है। तो अकमल चौधरी साहब, मुल्क के टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर तो कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म नहीं हुआ, इसके माने ये रिफॉर्म FBR या वजारत ख़जाना की तरफ से आएगा। अब पॉलिसी वजारत ख़जाना के पास है, तो वी हैव टू कम टू टर्म्स विद द फैक्ट कि हमारे मुल्क में सरमायाकारी का सिस्टम ठीक होगा। वी हैव टू होल्ड द फाइनेंस मिनिस्ट्री अकाउंटेबल, वी हैव टू होल्ड द गवर्नमेंट ऑफ द टाइम रिस्पॉन्सिबल। मुझे इसमें थोड़ी कंफ्यूजन दिखाई दे रही है क्योंकि लोग बिल्कुल गुमराह हुए हैं, कुछ और बातें कर रहे हैं। दिसंबर के बाद से अब सिविलियन हुकूमत ने अपना काम करना है, अब जिम्मेदारियां उनके कंधों पर है। जी देखिए, SIFC की जब बात करते हैं हम ना, तो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, SIFC का जो रोल है इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट को भी इन्वेस्टमेंट लाने के जो उस पर सारे जो फैक्टर उनको फेवरेबल करने के लिए उसका जो है वो रोल है। और उस रोल को पिछले 2 साल में सरकार ने चीफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब बड़े अच्छे और जबरदस्त तरीके से इस चीजों को कर रहे हैं और अपनी तरफ से वो अपना जबरदस्त जो है वो और उससे जो है ना की यहाँ पे मैं अकमल चौधरी साहब आपके साथ दोबारा से राब्ता करता हूँ। असल में आपकी आवाज़ हमें जुज़वी आई है, तो कोशिशें करेंगे कि दोबारा से आपसे राब्ता करें ताकि आपसे मुफस्सिल गुफ्तगू हो सके। बिल्कुल जुज़वी आपकी गुफ्तगू समझ में आई, मैं चाहूँगा दोबारा से दोहरा दें एक मरतबा। जी देखिए, मैं जो है ना ये कह रहा था कि SIFC के हवाले से चूंकि नाम ही जो है ना वो उसका है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, उसका काम है इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना। और उस हवाले से जो हमारे फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर साहब, उन्होंने जो एफर्ट्स की हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। उसके हवाले से आप देखें, आरामको की जो इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे आई है, ट्रैवल एंड टूरिज्म के हवाले से काफी SIFC ने अपना रोल प्ले किया है। और उसके बाद जो मुख्तलिफ ममालिक के जो हमारे पास अमाउंट्स पड़ी हुई हैं, और उसके बाद कंटिन्यूसली उन्होंने सऊदी अरब के, कतर के, UAE के और जो दीगर ममालिक हैं जो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके दौरे किए हैं। उनके नतीजे में हमारे पास जो है वो इन्वेस्टमेंट में इजाफा भी हुआ है। लेटेस्ट अगर आप देखें तो हमने जो डिफेंस के जो प्रोजेक्ट्स लिए हैं या अपने जो जहाज GF-17 जो बेचने हैं मुख्तलिफ ममालिक को, उसमें सऊदी अरब भी है, अज़रबैजान, दीगर ममालिक इसमें जो है वो उसकी डिमांड कर रहे हैं। तो ये सारे का सारा जो है वो SIFC की कोशिशों से ही जो है वो मुमकिन हो पाया है। नो डाउट उसकी सरबराही जो है वो वजीर आजम कर रहे हैं बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव, तो उसमें ठीक है कि अब मुल्क के मरूजी हालात को भी अगर हम देखें और ओवरऑल अगर, लेकिन देखिए मुल्क के मरूजी हालात तो यकसर बदल चुके हैं। हम एक जिसे आप कहें कि फिक्शनल वर्ल्ड में रह रहे हैं। आपको पता है कि दिसंबर के बाद तो पूरे पाकिस्तान के मरूजी हालात बदल चुके हैं। अब रहने दें इस बात को, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आप इस चीज़ को जानते हैं कि अब तो जिम्मेदारी सिविलियन हुकूमत के ऊपर है। अब वो अपना टाइम या तो सही से गुजारेंगे या टाइम टपाएंगे। तो बेसिकली बात यह है कि नाउ तो द ओनस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द शोल्डर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और KPI जो होंगे वो फाइनेंस मिनिस्टर के लिए होंगे ना। देखिए सर, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर की है। उनसे कोई पूछ नहीं रहा है, उनसे कोई बात नहीं कर रहा है, उनसे कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। FBR के उमूर देखें, SIFC तो ठीक नहीं करेगी ना। SIFC तो कह रही है कि टैक्सेशन निज़ाम को आप रिफॉर्म करें। अगर उन्होंने करना होता तो अभी तक वो अपने हिसाब से रिफॉर्म करवाते। वो तो उल्टा कह रहे हैं कि हमारे निज़ाम के अंदर जो खराबी है उसको दूर किया जाए, हमारे यहाँ टैक्स के टैरिफ बहुत ज़्यादा हैं, हमें उसको रिवाइज करना चाहिए ताकि हम कॉम्पिटिटिव बने। ये तो वाज़े बयान उनकी तरफ से आ चुका है। तो हमें उनको अकाउंटेबल ठहराना है जो जिम्मेदार हैं, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, FBR चेयरमैन एटसेट्रा एटसेट्रा। वो हम कर नहीं रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहा है। क्यों? देखिए, मैं जो SIFC की बात कर रहा हूँ वो एज ए एग्जेक्टिव ही बात कर रहा था, लेकिन आपकी बात जो है ना वो बिल्कुल उसमें वजन है
कि जब सारी तनख्वाहें जो है वो ये वजीर आजम ले रहे हैं, इन लोगों को अपनी फुर्सत है, इनके पास अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं, वजीफे ले रहे हैं, सब कुछ ये लोग ले रहे हैं, लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, जब परफॉर्मेंस की बात आती है, तो पब्लिक भी हमारी जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट के पीछे समझ पड़ गए ना आप? जाती है। तो बस फिर मैं और वहां से अवाम भी फोकस जो है ना एक्चुअली वो वहां से जी फोकस जी एक्चुअली हटाना चाह रहा हूं, सही जगह पे लाना चाह रहा हूं कि अब भाई सिविलियन गवर्नमेंट जिम्मेदार है सारे कामों के लिए। अब वो पॉलिटिशियन है, वो अपनी गेम खेल रहे हैं पॉलिटिशियन सारे, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि ये टाइम टप जाए, बाद में बोले हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं था। वो भाईजान सारा इख्तियार इन्हीं के पास था और है, यही कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, कैबिनेट, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये लोग जिम्मेदार होंगे ना सिचुएशन के लिए। सारे इख्तियारात हैं इनके पास, मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको कहने के लिए तैयार हूं मीडिया के ऊपर कि इनके पास भरपूर इख्तियारात हैं मुल्क के तमाम फैसले करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर के पास, फाइनेंस मिनिस्टर के पास, काबीना के पास। मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ाऊंगा कि है नहीं, बल्कि जो कुछ भी इस वक्त इकोनॉमी के महाज के ऊपर हो रहा है, उसमें टोटली उसकी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वजीर खजाना की है, और बीइंग मेंबर ऑफ द कैबिनेट जो है ना वो अल्टीमेटली फिर ये चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो उसके ऊपर जाती है, और उसको ही मोरद इल्जाम ठहराना चाहिए। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि एफबीआर के फंक्शन हो, एसईसीपी के फंक्शन हो, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फंक्शन है, दीगर जितनी भी देखिए रेगुलेटरी स्टेट बैंक कौन चला रहा है? गवर्नर स्टेट बैंक चला रहा है ना। अभी बेसिकली जिम्मेदारी उसी की होगी और काम भी वही करवा रहा है। अब वो कह दे कि मेरी नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि वो कभी ऐसी बात करेंगे, लेकिन अगर आप तासुर लेना शुरू कर दें कि इख्तियार उनके पास नहीं है, सर मेरे ख्याल से उन्हीं के पास इख्तियार है। और मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो भी इन लोगों के पास ही है, तो किसी और पे तो ट्रांसफर नहीं कर सकते। अली भाई, सीधी सी बात ये है कि वो आपने वो शेर सुना हुआ है ना, अगर कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। तो अगर इन लोगों से कुछ नहीं हो रहा है, या इन लोगों से माशी जो है वो पॉलिसीज जो हमारी सिविलियन गवर्नमेंट है जो उसमें नाकाम है करने में, तो यार हट जाए, किसी और को मौका दे देना। देखिए मैं आपके सामने में से दूसरी पार्टीज भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी मौजूद है, या जो दीगर जो इनके जो एलाइज हैं उनमें से किसी और को दे दें पार्टीज। जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट के शोबे में ड्राइवर चेंज करने से भी ना गाड़ी की डायरेक्शन सही हो जाती है। ऐसा नहीं है कि एक टीम होती है, अब उस टीम में एक ड्राइवर है, उससे सही गाड़ी अगर नहीं चल रही तो उसी टीम में से कोई दूसरा बंदा गाड़ी चलाना शुरू हो जाए तो अच्छा हो सकता है वो उससे अच्छी चलाना शुरू हो जाए। तो हमारे यहाँ भी यही है ना कि कोई हदीस तो नहीं है कि एक बंदा फाइनेंस मिनिस्टर बन गया तो वही रहेगा, या एक बंदा प्राइम मिनिस्टर बन गया तो वही रहेगा। तो जो है ये सियासी निजाम का तो खूबी यही है ना कि अगर बंदे से परफॉर्म नहीं हो पा रहा है तो उसमें जो है वो अल्ट्रेशन करते हैं, दूसरे बंदे नहीं, लेकिन वो परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं, यही तो हम नहीं समझ रहे ना। देखें आप, वो परफॉर्म करने के लिए तैयार है, पीपल आर नॉट नॉकिंग एट देयर डोर। देखिए एवरीवन इज अ ह्यूमन बीइंग। आई नो, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इज ए डूअर, और ये काम करने वाला आदमी है। एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव मेरी एक्सपेक्टेशंस इनसे बहुत ज्यादा है। मैं आपको बड़ी फ्रैंक बात बता रहा हूं, बिकॉज मैंने इनको एज ए पंजाब चीफ मिनिस्टर देखा है। मरियम साहबा भी अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने मामलात को काफ़ी बेहतर किया, पंजाब को काफ़ी इंप्रूव किया। बहुत सारी जो चीज़ें आज हम देख रहे हैं, दे आर अ कंटिन्यूएशन ऑफ हिज पॉलिसीज। ही इज़ अ वेरी वेरी इफेक्टिव पॉलिटिशियन। एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो आई हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम। मैं एक बात कर रहा हूँ आपसे, आई एम प्रिवी टू द फैक्ट दैट एवरीबडी नोज दिस, that on record मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, who is the leader of his political party PMLN, जिनकी अभी गवर्नमेंट है, he has said on many occasions that rampant inflation is going to cause a decline in their political popularity। ये मैं, आप अखबार उठा लें, कोई उनका बयान पढ़ ही नहीं रहा। अरे भाई जिसकी हुकूमत है उनकी पार्टी का सरबराह ये कह रहा है कि महंगाई के मसले को हल करो, और हम टीवी पे बैठ के कह रहे हैं नहीं नहीं महंगाई मसला नहीं है। सर कम ऑन, आपका कहने का मतलब यह है कि प्राइम मिनिस्टर भी जिसको रिपोर्ट करता है अपनी पॉलिटिकल पार्टी के हेड को, वो कह रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो हमारी पॉलिटिकल इरोजन में रिजल्ट करेगी, और हम यहां टीवी पे बैठ के बोले नहीं नहीं महंगाई नहीं महंगाई नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है सर, आप खुद सोचें। बिल्कुल ऐसा ही है। असल में यही तो हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा ना, उनको समझाना चाहिए कि वो लोग जो है ना वो गलत दरवाजा खटखटा रहे हैं। दे शुड प्रेस द राइट डोर। और कैपेबिलिटी भी है, विलिंगनेस भी है, और सारे के सारे जो है ना वो जो इंटीग्रेट्स हैं वो मौजूद हैं।
बस जस्ट जो है ना वो एक कॉम्बिनेशन चूंकि सही नहीं बन पा रहा, और फिर अगर आप देखें जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है उसको अब खास तौर पे हमें इसमें मद्देनजर भाई आप गूगल कर लें, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये कह रही हैं कि महंगाई की वजह से लोग महंगाई की वजह से लोग मसाइल का शिकार हैं, इस मसले का हल निकालना है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद कह रही हैं, जो वजीर आला है पंजाब की, और हम बैठ के बोले नहीं महंगाई नहीं है। सर ये कैसे हो सकता है सर? आप खुद समझें कि जो पॉलिटिशियंस कनेक्टेड हैं ग्रास रूट से, जिन्होंने वोट लेना है, क्योंकि उनको पता है ना वोट इसी चीज पे मिलता है और तो किसी चीज पे नहीं मिलता। मेगा प्रोजेक्ट तो बना नहीं इस दफा कि जिसको एम्ब्लेम या कंप्यूटर बांटने से मिलेगा या जो है वो ये काम करने से मिलेगा। तो अब आपको अंडरस्टैंड करना है, वो कह रहे हैं महंगाई है और मीडिया बैठ के बोले नहीं है। गलत है सही है? आप सही जवाब दीजिएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। जो है ना महंगाई जो है वो बिल्कुल है और उसमें कोई इनकार किया नहीं जा सकता। और उसमें जो है वो जो एफर्ट्स कर रहे हैं, जो सिविल गवर्नमेंट अपनी एफर्ट्स कर रही है, वो उनको जो है वो बहरहाल कदर की निगाह से देखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ नहीं कर रहे। और ओवरऑल मैं बात करूँ ना, देखिए इंटरनेशनली भी तो देखना पड़ता है ना कि चीजें जो है वो महंगी हो रही है। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ कि अब 4 लोग हैं, 4 लोग अगर काम कर रहे हैं, उनमें से 3 लोग जो है वो किसी चीज की जो है वो 100 मन प्रोडक्शन हासिल कर रहे हैं और एक जो है उसका 50 मन प्रोडक्शन हासिल करता है। तो उसमें कल कला को आप ये कहेंगे कि नहीं ये रेट कम मिल रहा है, या आप प्रोडक्शन को जिम्मेदार ठहराएंगे। डेफिनेटली जो है ना उसमें प्रोडक्शन की कमी का मसला है ना। तो हमारे यहाँ भी यही मसला है ना कि इंटरनेशनली लोग जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो है वो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो कर रहे हैं वो लोग अपना मतलब ज्यादा मतलब यील्ड ले रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो है ना वो चूंकि यील्ड कम है तो उसका जो जिम्मेदार गवर्नमेंट को ठहराया जाता है कि जी आप लोग रेट नहीं दे रहे। तो भाई आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाओ ना। प्रोडक्शन अगर आप 50 की जगह आपकी 100 हो जाएगी तो उसी हिसाब से आपका रेट, उसी रेट में आपको डबल रेवेन्यू हो जाएगा। तो इस चीज को देखना चाहिए कि हमें अपनी एफिशिएंसी को भी साथ साथ बढ़ाना चाहिए और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए, रादर देन कि हम लोग जो है वो वही पुराने तरीके जो है वो अडॉप्ट करते रहें और उसी के थ्रू काम करते रहें और फिर बाद में जो हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते रहें। नहीं देखिए, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं खित्ते में, मैं नाम लिए बगैर आपके सामने कह रहा हूँ, जहाँ पर अभी बल्बे भी फूट पड़े महंगाई की वजह से, क्योंकि वो रियलिटी से अलूफ थे। रियलिटी से अलूफ नहीं रहा जा सकता और सिविलियन गवर्नमेंट को अपनी आंखें खोल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिविलियन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहे कैसी भी हो, आप उसकी कितना चैलेंज करना चाहें वो आपकी मर्जी। मैं उनको मानता हूँ कि वो वक्त के हुक्मरान हैं। कौन? वज़ीर आज़म साहब, उनकी काबीना, उनके वज़ीर ख़जाना, चाहे वो टेक्नोक्रेट हो या अदरवाइज़। आपको पता है इस मुल्क का सरमायाकारी का भी एक वज़ीर है, सरमायाकारी के वज़ीर हैं। मुझे मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं, मुझे प्रोफेसर बोलते हैं, लेकिन मैं प्रोफेसर हूँ नहीं। लेकिन मैं वैसे बोल रहा हूँ कि सवाल मैं करूँगा तो मैं मुल्क के सरमायाकारी के वज़ीर से करूँगा ना, मैं शेख साहब से करूँगा। लेकिन बात यह है कि why I am not asking the question to him? I should be asking the question to him because he is the one who is attending the cabinet meetings. It is he who is devising the investment policies. There can be a supra body, but it is him who is required to answer me on the issue of investment. Am I wrong or am I right? जी बिल्कुल। असल में जो है ना वो प्रॉपर जो दरवाजा खटखटाना चाहिए मसले को हल करने के लिए, जब तक वो दरवाजा नहीं खटखटाया जाएगा तो उस वक्त तक मसला हल नहीं हो सकेगा ना। दूसरी बात ये है कि उसको भी नहीं पता चल सकेगा ना कि ये एक्चुअल प्रॉब्लम है कहाँ पे। क्या ख्याल है? अब वो जिम्मेदारी जो है वो वजीर की है और उसकी नॉलेज में ही नहीं आ रही कोई चीज, या उसको पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि जाहिर है कोई चीज गलत हो रही है तो उसकी इंफॉर्मेशन उसको पब्लिक से ही मिलनी है ना, या जो एंड यूजर है उससे मिलनी है। अब वो एंड यूजर उसको नहीं बता रहा, या जो सिविल गवर्नमेंट है उसको नहीं बता रहा, और उसको इस चीज का आइडिया नहीं हो रहा कि ये इसको कैसे जो है ना वो सही करना है, किसने सही करना है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, डायरेक्ट आपसे सवाल पूछता हूँ। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन है, मैं इसे नीलामी गिनूंगा ना, इसमें कोई नया असासा तो नहीं बना। देखिए, वी हैव टू कम टू रियल टर्म्स। अब बेसिकली बात ये, तो मैं आई विल बी लुकिंग टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन ना। प्राइवेटाइजेशन इज अ सक्सेस फॉर द करंट गवर्नमेंट। अगर उन्होंने पीआईए प्राइवेटाइज कर दी, विच आई थिंक हैज़ बीन सेट इन मोशन, देखें ये तो भी पता लगेगा कि 60 डेज़ के अंदर क्या होता है, 90 डेज़ में क्या होता है।
लेकिन बाय एंड लार्ज इफ दे विल टेक द क्रेडिट फॉर इट, दे विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, एंड इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। इसकी नीलामी हुई है, इसके शेयर्स बिके। एम आई करेक्ट और एम आई इनकरेक्ट? मुझे मेरी इस्लाह भी करते हैं साथ साथ। भाई पीआईए अब आगे जिनको बेची है ना, वो उसको फायदा करें या नुकसान करें, ये उनका तजुर्बा। हुकूमत ने अपना 40 से 50 अरब रुपए साल का जो नुकसान हो रहा था, जिससे पीआईए को बेल आउट करते थे, उससे छुटकारा हासिल। यानी इसका मतलब वो प्राइवेटाइज हुई है, नया असासा नहीं बना ना, न्यू एसेट क्रिएशन तो नहीं हुई ना, ये बताएं आप मुझे। नहीं, कोई नया असासा कहाँ से बना? सिर्फ ये जो ना वो चेंज ऑफ हैंड हुआ है, इसमें कोई नया एसेट कहाँ बना है? अगर एक चीज एक बंदे से दूसरे बंदे को चली जाती है तो इसमें ना कोई वैल्यू जनरेट हुई है, ना उसमें कोई सर्विस एड ऑन हुई है, तो वो तो बिल्कुल ठीक है आपकी बात। सर ये लोग असल में बहाना लेते हैं ताकि हम लोग क्रिटिसाइज ना कर सकें, चाके अकमल चौधरी साहब टीवी पे बैठ के ये ना कह सकें कि गलत पॉलिसियां बनी हैं। ये लोग अपने ऊपर बात ही नहीं आने दे रहे। भाई प्राइवेटाइजेशन इन्होंने खुद की है ना, तो उसके जो सम्राट मिलेंगे उसका क्रेडिट भी इनको मिलेगा। अगर उसमें कोई ऐब या खराबी होगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनको लेनी पड़ेगी। अब आप देखें कोई सामने नहीं आ रहा, वरना आप देखें कि एक दूल्हे के 10 बाप। लेकिन बात ये यहां पर प्राइवेटाइजेशन हो गई और कोई सहरा नहीं ले रहा सर पे। आपने नोट किया ये चीज? आप चेक करें, आपने देखा मीडिया पर आकर किसी वजीर ने बार बार कहा। पॉलिटिक्स इसी को तो कहते हैं ना, वो वेट एंड सी कर रहे हैं कि इसकी जो है ना वो आगे परफॉर्मेंस चेक करेंगे। अगर तो पीआईए अर्निंग में जाती है तो अभी भी 25% शेयर तो गवर्नमेंट के पास है ना, उसने सारे अपने शेयर तो नहीं बेचे अभी तक की जो रिपोर्ट है। कल को बेच दे तो एक अलग बात है, लेकिन अभी हुकूमत भी उसमें स्टेक होल्डर है। लेकिन उसने जबरदस्त काम ये किया है कि अपना जो नुकसान था, जैसे मैंने बताया आपको, वो नुकसान उन्होंने सालाना जो है ना वो कम कर लिया है। सर आप मुझे ये बताएं, 60 अरब रुपए आवाम की हेल्थ के ऊपर लगेगा या एजुकेशन के ऊपर लगेगा या दीगर जो प्रोटेक्टिव चीजें हैं उसके ऊपर लगेगा, तो क्या उससे इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी? आप मुझे सच बताएं, इसका क्रेडिट लेने के लिए डर रहे हैं इसका क्रेडिट या डिसक्रेडिट लेने से कि कल को ये रिवर्ट बैक ना हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है बड़ी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसमें। अरबों डॉलर जो अरबों रुपए जो है ना वो चूंकि इन्वॉल्व है, उसके बाद एसेट्स के हवाले से बड़ी एम्बिग्यूटीज हैं, तो इसलिए उसकी प्रॉपर ओनरशिप लेने से जो है ना ये लोग अभी तक जो है वो डर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो है ना वो तो हमसे करवा रहे हैं तारीफें। सर ये देखें, ये गलत है। हमसे तारीफें करवा रहे हैं कि हम तारीफें करें। भाई हम क्यों तारीफें करें? वैसे तो ये सियासतदानों की बुराइयां करने या उनकी तारीफें करने के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंसें रखते हैं। भाईजान आप रोज आओ ना, क्रेडिट लो, लिखो आपने प्राइवेटाइजेशन की, आप क्रेडिट लो। लेकिन कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, मैं आपको सच बता रहा हूं। लोग आके बोल रहे हैं ये सियासी अदम इससे काम हो गया, फलाना जलसा, ये वो। भाई हमने ये नहीं सुनना, हमें ये बताओ आपने इकोनॉमिक तौर पे क्या अचीव किया, आप क्या न्यू फ्रेश चीजें कर रहे हो, आप उसका क्रेडिट लें। हमने आपको कब मना किया है? हमें कह रहे हैं कि हम तारीफें करें। भाई यानी हम साज गाते रहें, आप जो एक्चुअल सिंगर हैं आप कह रहे हैं मैं नहीं गाऊंगा, ये क्या बात हुई? नहीं, इसका पीआईए की प्राइवेटाइजेशन का जो सेहरा है वो तो जो प्राइवेटाइजेशन के हैं मिस्टर अपना मोहम्मद अली साहब, he has played a very effective role. But he is a technocrat. He is not a politician. नहीं, मुझे पता है पॉलिटिशियन नहीं है वो, लेकिन टेक्नोक्रेट है। लेकिन ही इज रिप्रेजेंटिंग पॉलिटिशियन ना, मिनिस्टर लेवल का उनका प्रोटोकॉल है। तो अब उन्होंने जो रोल इसमें टेक्निकलिटीज, आप यकीन करें ये डेज टू कम आने पहले एसईसीपी के चेयरमैन थे ना ये मोहम्मद अली साहब? जी, स्टॉक एक्सचेंज वाले दौर में, जी, जब बड़े मामलात हुए थे। लेकिन इसमें सॉरी, लेकिन इसमें गले में कुछ आ गया, माजरत। नहीं, वो आपके गले में, मेरे गले में सर पता मुझे सब है, बोल नहीं सकता मैं, माजरत बुरा ना मानना। पता मुझे सब है, अल्लाह माफ करे, नाउजुबिल्लाह। तो हम कह नहीं सकते, लेकिन मैं तो बहरहाल ये जो बहुत बड़ा जो बोझ हुकूमत के सर से उतरा है ना, और अभी आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि जो डिस्कोज हैं, जो मेन जिसकी वजह से बिजली महंगी हो रही है मुसलसल, सर्कुलर डेट में इजाफा हो रहा है, और हुकूमत को जो कैपेसिटी पेमेंट्स इंक्रीज पे करना पड़ रही हैं, और फिर उस सर्कुलर डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, वो भी आवाम पे कर रही है। तो ये डिस्कोज भी जो है ना वो जल्द से जल्द मेरे ख्याल में तो प्राइवेट करनी चाहिए, ताकि जब ये प्राइवेट होंगी तो उसके बाद जो है ना वो हमको उम्मीद कर सकते हैं। एक पीआईए में 3 दिहाइयां लग गई सर। अब ये डिस्को एक पीआईए प्राइवेटाइज करने में 3 दिहाइयां लग गई। अब डिस्को प्राइवेटाइज करने में है, और आईएमएफ भी जो है ना वो फोर्स इसी बात पे कर रहा है कि आप ये प्राइवेटाइज करें, पावर सेक्टर में भी रिफॉर्म्स करें,
और जो डिस्कोज हैं जितनी भी जो बड़ी बड़ी खास तौर पे हैं, लाहौर, मुल्तान या दीगर जो हैं फैसलाबाद वाली, इनको आप प्राइवेटाइज करें, इनके जो भी नुकसानात हैं वो ये खुद भरें। जाहिर है खुद तो फिर कोई नहीं भरेगा ना, जो खरीदेगा अल्टीमेटली उसको अपनी कारकर्दगी बढ़ानी पड़ेगी। तो जब कारकर्दगी बढ़ेगी तो उसमें अवाम का भी फायदा है, प्रोडक्टिविटी भी है, बिजली भी जो है वो चोरी, उसमें बिजली में जो करप्शन हो रही है, जो बिजली चोरी हो रही है उसमें कमी होगी, तो नेचुरली रेट्स कम होंगे। तो जब रेट्स कम होंगे तो उसका फिर अक्रॉस द बोर्ड तमाम लोगों को फायदा होगा। तो अब मैं बजाय जो है ना, देखिए जो प्राइवेसी, अच्छा, मैं आपको एक बड़ी क्लियर बात बताऊं, पॉलिसी है, इसको जो है ना कंटिन्यू रहना चाहिए। मैं आपको एक बड़ी क्लियर बात बताऊं, जो फॉरेन इन्वेस्टर है ना, वो आज भी चेरी पिकिंग कर रहा है, आपको पता है, उनके पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आपका अभी एक बैंक भी बिका है, आपको पता है, खामोशी से आपका एक बैंक जो है चुपचाप बिक गया है, और बहुत कम कीमत में बिका है, लेकिन बड़ा अच्छा बैंक वो, और ख़रीदार को बड़ा उससे फ़ायदा हुआ। दुनिया में कहीं इतना सस्ता बैंक नहीं खरीद सकते थे इतनी बड़ी एसेट बेस के साथ। वो आपका सरकारी बैंक आपने बेचा, बड़े सुकून से बेचा, बायर भी बड़ा खुश रहा। पीआईए से ज़्यादा ज़बरदस्त असासा है सर। एयरलाइनें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन बैंक मिलना इंटरनेशनली इतनी आसानी से ये बड़ा मुश्किल होता है, और खामोशी से गया। देखिए वो चेरी पिकिंग कर रहे हैं, अपने एसेट्स उठा रहे हैं, है ना। बैंक भी तो है ना वो खवातीन से रिलेटेड फर्स्ट। हाँ, यस। तो अब उसमें ये जो है ना पायनियर बैंकों में से था। और अब एक मैं बड़ी जबरदस्त बात आपको बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। जी बताइए। कि इस वक्त जो है ना वो स्टॉक मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है ना, उसमें 20% शेयर बैंकिंग सेक्टर का है, यानी जो मार्केट टोटल कैपिटल। जी अभी। और उसमें 50% जो डिविडेंड या ये जो रेवेन्यू पे हुए 2024-25 में, वो बैंकिंग सेक्टर के थे। यानी जो डिविडेंड और रेवेन्यू पे कर रहा है वो आधे से ज्यादा जो अमाउंट है उन डिविडेंड्स और रेवेन्यूज की, वो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर पे कर रहा है। ये बात, उससे आप अंदाजा लगाएं कि बैंकिंग सेक्टर इस वक्त कितना जो है ना वो अच्छे और सर आपने मेरी बात की तायीद कर दी। मैंने परसों इसी मौजू पर बहस की कि आपके मुल्क के अंदर स्टॉक एक्सचेंज में सबसे अहम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होना चाहिए। आप एक गरीब मुल्क हैं, आप इस पे खुश हों कि हमारे मुल्क के अंदर बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा बन चुका है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। बिल्कुल आपने तो तायीद कर दी मेरी बात की, तायीद कर दी। नहीं 100% तायीद करो। और ये बात ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है ना कि 50%। अच्छा वो गवर्नमेंट, अच्छा बैंकों का रेवेन्यू आपको पता है कहाँ से आ रहे हैं? बैंक कहाँ से कमा रहे हैं? बैंक हुकूमत से कमा रहे हैं। गवर्नमेंट पेपर्स। ये जो साल का बजट होता है ना 900 अरब रुपए का, जो साल का सिर्फ और सिर्फ सूद देती है हुकूमत, तो उसी की इनकम जो है ना वो बैंकों का बनती है, बैंकों की इनकम बनती है, ठीक है ना। और बैंक उसको आगे स्टॉक मार्केट के थ्रू डिविडेंड में दे देते हैं। तो इन अदर वर्ड्स वो हमारा और आपका ही पैसा होता है जो पहले हुकूमत टैक्सेस की मद में लेती है, सूद की मद में जो है ना वो बैंकों का प्रॉफिट जाता है, और उसके थ्रू स्टॉक मार्केट में जो है ना वो। अकमल चौधरी साहब, इसीलिए तो ये कहते हैं कि हर बंदा बैंक से ट्रांजैक्शन करे, हर बंदा बैंक अकाउंट खोले, क्योंकि सही बात यह है कि दिहाड़ी वहीं लगनी है ना, आप समझो। और मुल्कों के अंदर लोग डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की तरफ जा रहे हैं, लोग क्रिप्टो की तरफ जा रहे हैं, डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में ये कंसिस्टेंटली क्यों चाह रहे हैं कि क्रिप्टो नहीं आए, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस नहीं आए, वेब3 नहीं आए, फिनटेक नहीं आए? क्योंकि ये बैंकों के साथ मिला जुला निजाम बनाया हुआ है सर इन्होंने। और मेरा मुंह ना खुलवाएं, अभी जिन लोगों ने फैसले लेने वो भी बैंक से ही मुंसलिक हैं। अब आप समझ जाओ सर बात को। आप माशाल्लाह ज़हीन आदमी हो, और अवाम तो हमारी खैर क्या कहूं, हमारी तो जो है ना वो कोई ऐसी लेगेसी है नहीं ना, हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई सपोर्ट है। तो मेरा भी नहीं है। बोलता हूँ इसी तरीके से ये जो बैंक्स जो लेते हैं लोन, ठीक है ना, ट्रेजरी के थ्रू लेते हैं ना, कौन देता है कर्ज? ये टी बिल्स वगैरह या दूसरे जो होते हैं पेपर्स हैं जी। अच्छा फिर वो हुकूमत फिर देती है, वो होता है ना अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों को। तो वो फिर उसमें भी फिर वो किस बैंक को कितना देना है, किसको किस हिसाब से देना है, ये एक बहुत बड़ी गेम है सर, ये बहुत बड़ा मामला है। ये किसी और दिन आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं आपके सामने यही तो रखना चाह रहा हूं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट यहां पे भी नहीं आई। इन्वेस्टमेंट आप चेक करें, इन्वेस्टमेंट आपकी गई है, सिवाय मैं आपको गिनवा देता हूं, एक दो बैंक हैं जो शायद ओवरसीज पाकिस्तानी, एक बैंक है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, उन्होंने बैंक भी खरीदा हुआ आजकल, लेकिन ये बैंक उनका नहीं था, किसी और का था, लेकिन अब उन्होंने ले लिया।
लेकिन पाकिस्तान बनाने में भी उन लोगों का बहुत अहम हाथ है, ठीक है, आप जानते होंगे, लेकिन पाकिस्तानी नहीं है वो। अब ये मैंने कैसी बात कर दी, पकड़ लो। अच्छा, तीसरे जो है मिडिल ईस्ट का ग्रुप है, जो बड़ी मुश्किल से आपने रोका है उनको, शेखों को, वरना वो भी शायद बीच में सोच रहे थे कि भाई करना है यहाँ काम के नहीं करना। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो लाए नहीं। मेरा जहाँ तक ख्याल है बाकी सब बैंक सुकड़ गए हैं यहाँ पे। एक ज़माने में सारे फॉरेन बैंक्स काम करते थे, अब तो उनका ना होने के बराबर यहाँ पे फुटप्रिंट है। तो इन्वेस्टमेंट तो आप लाए नहीं, कमा आप सबसे ज़्यादा रहे हो। समझ नहीं आई मुझे। समझा तो दिया है अली भाई आपको कि भाई वो कमा कहाँ से रहे हैं, हुकूमत से तो कमा रहे हैं। हुकूमत ही तो सबसे ज्यादा जो बैंक जो लोन देते हैं वो मुझे और आपको थोड़ी तो देते फिर हैं, वापस आ जाए हुकूमत को देते ना, हैं। रॉयल बैंक स्कॉटलैंड वापस आ जाए। मैं तो यही तो बोल रहा हूं, फिर बार्कलेज वापस आ जाए, फिर हांगकांग शंघाई काम बढ़ा दे, फिर जैसे ये बैंकों का नाम बता रहा हूं जो पाकिस्तान में काम करते रहे हैं। जब आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जब ग्रो कर रहा होगा ना, तो उस वक्त जो है ना वो फिर वो जो स्टॉक मार्केट का बूम होगा ना, तो फिर इस तरह के बैंक्स आते हैं ना भाई। जब सारे के सारी कहानी मैं बता रहा हूँ ना, 50% तो बैंक जो है वो प्रॉफिट दे रहे हैं उसको। अच्छा, बाकी का जो 30% है ना, वो फर्टिलाइजर सेक्टर और ऑयल एंड गैस ये दे रहे हैं। अच्छा, फर्टिलाइजर सेक्टर में आपको पता है कि हुकूमत सब्सिडी पे गैस दे रही है, वहां पे भी हुकूमत का नुकसान है, ठीक है ना, और वही प्रॉफिट बन के जो है ना ये पब्लिक की जेब में जा रहे हैं। इसी तरीके से जो ऑयल एंड गैस है उसके ऊपर भी जो खर्चे होते हैं, और इम्पोर्ट से मुतल्लिक जितना ज्यादा तेल आप इम्पोर्ट करेंगे उतना ज्यादा रिफाइनरीज कमाएंगी, उतने ज्यादा चीजें होंगी। तो मतलब कहने का ये है कि जितनी भी स्टॉक मार्केट की 80% रेवेन्यू जनरेशन जो है वो, या डिविडेंड जो पे आउट कर रही है, ये जो इनकम है, वो ऐसे 3 सेक्टर्स कर रहे हैं जो मुल्क के जीडीपी में कोई बहुत ज्यादा इनपुट नहीं दे रहे हैं। उल्टा हुकूमत के लिए जो है ना वो नुकसान का बायस है, और इनडायरेक्टली आप ये समझिए कि हुकूमत ही अपना पैसा इनके थ्रू डिविडेंड्स और जो है वो इनकम की सूरत में जो है ना वो अवाम में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जिसकी वजह से आपकी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। जब भी आप देखें कि आपको जो है ना इकोनॉमी ऊपर जाती हुई नजर आती है, ना जो है वो सर्विसेज ऊपर जाती हुई नजर आती हैं, सिर्फ और सिर्फ ये स्टॉक मार्केट है जो पता नहीं कहाँ चांद पे पहुंचने वाली है। नहीं, वो मैं माजी में भी देख चुका हूं सर, ये चांद पे जाती, बल्कि आपकी प्रोग्राम की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूं जनाब सिद्धू साहब को, जो कि अब चेयरमैन बने हैं SCCP के। और उनके आने के बाद मैं उनसे गुजारिश भी करना चाहूँगा नए चेयरमैन SCCP से, और मुझे उम्मीद है कि इसकी क्लिप बना के भी ये आगे सेंड करें कि जनाब चेयरमैन SCCP, अब आपके कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। स्टॉक एक्सचेंज को हद से ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। ये जिम्मेदारी रेगुलेटर की है, यानी कि आपकी, कि बतौर SCCP, बतौर चेयरमैन SCCP आप चेक्स एंड बैलेंसेस इंट्रोड्यूस करें, स्टॉक एक्सचेंज के बिहेवियर को एवेल्यूएट करें फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, क्योंकि इन्वेस्टर की हिफाजत करना ये जिम्मेदारी है। इट टेक्स प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइम प्रायोरिटी ओवर ऑल अदर्स। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि SCCP टेक ओवर करने के बाद आप सबसे पहले तो स्टॉक एक्सचेंज का दौरा करें, उसके बाद वहाँ स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करें कि रिस्क मिटिगेशन प्राइम प्रायोरिटी है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन प्राइम प्रायोरिटी है, और स्टॉक एक्सचेंज को अगर एक हद से ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है विदाउट जस्टिफिकेशन, तो हमें जो है वो उसको चेक्स एंड बैलेंसेस ज़्यादा करने चाहिए, और जितने लोग मुंतजमीन हैं वो ज़्यादा अहम तरीके से इसको देखें। खुदा न खास्ता कल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ज़रा कोई आगे पीछे हुआ निज़ाम तो सिस्टम ख़राब होगा, इन्वेस्टरों को नुकसान होगा। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मियाँ जाहिद हुसैन साहब, जो कि चेयरमैन हैं पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड FPCCI के। इसके अलावा साबिक सूबाई वज़ीर भी रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, और मुतअद्दिद ताजिर सनतकार जो तंजीमें उनकी सरबराही कर भी रहे थे और कर भी रहे हैं। वेलकम करूंगा सर आपको शो में। बहुत शुक्रिया जनाब। मियाँ जाहिद हुसैन साहब, असल में जो मसला है वो ये है कि सरमायाकारी के लिए अब मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि कुछ ऐसी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है। SIFC की जानिब से भी ये बयान आया कि मुल्क के अंदर टैक्सेशन पॉलिसीज़ का रिव्यू बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी टैक्सेस जो हैं बहुत हाई हैं, जिसकी वजह से सरमायाकारी लाना एक चैलेंज है। लेकिन मैं तो ये सवाल पूछता हूँ मियाँ जाहिद हुसैन साहब कि इस वक्त हमें जिनकी तरफ रुख करके सवाल करना चाहिए उनकी तरफ रुख करके हम सवाल करते ही नहीं हैं। जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के लिए तो ये ऐसा
फाइनेंस मिनिस्ट्री की नौकरी एक ऐसा प्रोफेशनल हनीमून है कि जो आज तक मैंने किसी फाइनेंस मिनिस्टर को इतना एंजॉय करते नहीं देखा। यानी हमने एक जुमला तनकीद का उनके लिए नहीं बोला, जबकि मुल्क की मईशत का उन्होंने जो किया है मेरे ख्याल से अच्छा ही किया होगा। खैर आगे आप खुद समझ जाएं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वाई आर वी नॉट नॉकिंग द राइट डोर्स, वाई आर वी नॉट इवेल्युएटिंग द राइट पीपल एंड वाई आर वी नॉट आस्किंग द क्वेश्चंस टू द राइट पीपल। जी 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 जी। देखिए, आपका जहाँ तक ताल्लुक है इन्वेस्टमेंट के हवाले से और वजीर खजाना के हवाले से और टैक्सेशन के हवाले से, कि SIFC ने ये कहा कि इस टैक्सेशन के साथ पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। तो बिजनेस कम्युनिटी का मौकफ भी यही है कि इतनी हाई टैक्सेशन के साथ पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। और हम, आपको पता ही है कि हम ये बात अक्सर औकात कहते रहते हैं कि इस वक्त जो है कॉर्पोरेट के ऊपर टैक्स 60% से भी अबव है, और लोग जो है इतना टैक्स अगर पे करेंगे तो फिर वो फर्दर इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? उनके पास मॉडर्नाइजेशन, प्लांट, मशीनरी के लिए पैसे नहीं बचेंगे, कारोबार के लिए पैसे नहीं बचेंगे, और जो इन्फ्लेशन के साथ साथ जो आपको फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है उसके लिए आपके पास अपने पैसे नहीं बचेंगे। तो उसके लिए टैक्सेशन तो बहरहाल कम होनी चाहिए। और आपने देखा कि बहुत सारी मल्टीनेशनल जो है पाकिस्तान से चली गई, इसीलिए चली गई कि टैक्स देने के बाद उनके पास बचता ही कुछ नहीं कि वो अपने यहाँ रेमिट कर सकें। राइट। तो ये चीजें हैं। तो इसको बहरहाल जो पाकिस्तान की जो एक पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस हैं, क्योंकि आपने देखा कि 2.5 साल पहले, 3 साल पहले पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पे था, तो उस वक्त ये सारे आपको एक्सट्रीम मेजर्स लेने पड़े कि ताकि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया जा सके और IMF की कंडीशनैलिटीज जो है उनको फुलफिल किया जा सके। अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये आ गया है ये लोगों में सेंस के अब इस बजट में इंशाल्लाह हो कि इसमें कुछ टैक्सेस कम किए जाएंगे ताकि लोगों के ऊपर बर्डन ना हो। ये तो एक पहलू है तस्वीर का। दूसरा पहलू ये है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो कोई 405 अरब डॉलर की है। उस हिसाब से अगर देखें तो आपको कोई जो एक स्टैंडर्ड है 16% का, तो $64 बिलियन आपको टैक्स देना चाहिए जी। तो 64 बिलियन टैक्स का मतलब है तकरीबन 18,000 अरब रुपए, जो कि हम दे रहे हैं इस वक्त भी 13,000 अरब रुपए। 14,100 का हमारा टारगेट जरूर है, मगर ये मुझे नहीं लगता कि पूरा होगा जी। तो हमारा जो टैक्स गैप है वो कोई 4 से 5,000 अरब रुपए का है। अब वो अगर इतना टैक्स गैप है तो वो गवर्नमेंट कहाँ से लाए? नए टैक्स पेयर के पीछे गवर्नमेंट जाती है तो वो देते नहीं। वो शटर पावर और स्ट्रीट पावर और सारी जो पॉलिटिकल इश्यूज आ जाते हैं वो लोग देते नहीं। अब ले दे के वही लोग बचते हैं कि जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है। अब जो टैक्स नेट में है फिर गवर्नमेंट के लिए आसान हदफ वही होता है कि वो फिर उन्हीं को निचोड़ना शुरू कर देते हैं। नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल बीच में रह गया ना, एक सवाल मेरा बड़ा अहम रह गया। एक बात कंप्लीट कर लूं तो ये जो 4-5 हजार अरब रुपए का जो गैप है ना, अब या तो ये फिर आप कर्जे लेके पूरा करें या जिनको निचोड़ रहे हैं उन्हीं को मजीद निचोड़ते जाएं, नए लोग आते नहीं। अब आप अपनी बात करें प्लीज। सर देखें, बात पता है क्या है, आजकल आपके जो ताजिर सनतकार बिरादरी वाले लोग हैं या शिटॉक एक्सचेंज वाले ख़ास तौर पे, उन लोगों ने ये बहाना पकड़ लिया है कि हर चीज़ के अंदर वो जिम्मेदार ठहराते हैं इकोनॉमिक प्रोसेस का SIFC को। SIFC ने तो आपको कह दिया ना कि आपकी टैक्स पॉलिसीज़ ख़राब हैं, आपकी टैक्स पॉलिसी ठीक नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। तो अगर वो डिसीजन मेकर होते तो इस वक्त आपकी टैक्स पॉलिसी रिवाइज हो चुकी होती। लेकिन इसके माने ये है कि आपका डिसीजन मेकर है फाइनेंस मिनिस्टर, उसकी मिनिस्ट्री के अंदर मौजूद पॉलिसी, जो कि पॉलिसी का सेक्शन FPR का आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास चला गया है। जिम्मेदार है कलेक्शन की, इन्फोर्समेंट की FPR। तो वी शुड नाउ स्टॉप। I think we are pointing the fingers in the wrong direction. The performance of this government will be judged by the performance of Prime Minister Mia Mohammad Shahbaz Sharif Saab, who is both a skilled and capable person, and will also be evaluated on the performance of Mr. Mohammad Aurangzeb, who is former banker and current finance minister of this country and wholly responsible for the financial performance of this country. मेरा जहां तक ख्याल है, क्योंकि अगर SIFC होती तो टैक्स पॉलिसी बदल चुकी होती। वो भी वही बात कर रहे हैं जो आप बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके माने ये है कि अब जिम्मेदारी लेना खुद शुरू करनी है। जी जी, जी, ये मेरी राय है बस। मेरा ख्याल, हाँ जी, मेरा ख्याल ये है कि हम एक इंतहा से दूसरी इंतहा पे चले जाते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि 3 साल पहले जो पोजीशन थी, अब उसके बाद हमें जरूरत थी पैसों की ना जी। तो IMF का प्रोग्राम और ये सारी चीजें, और इसमें जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मुल्क को चाहिए थी, तो उस वक्त ये सारे आपको एक्स्ट्रा क्या कहना चाहिए मेजर्स लेने पड़े।
जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी स्टेबल हुई। अब जब इकोनॉमी स्टेबल हो गई है तो अब हमें जरूरत है ग्रोथ की। अब ग्रोथ के लिए पॉलिसी जाहिर है कि अब आएंगी। अब हम अगर इस तरीके से लोगों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, जिन लोगों ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, जिन लोगों ने मुल्क को स्टेबलाइज किया, अब उन लोगों को हम अप्रिशिएट करने की नहीं, बजाय क्रिटिसाइज नहीं मैं कर रहा, देखिए सुन तो ले अब उनके ऊपर अगर हम क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें और वो भी इतना एक्सट्रीम ग्रीवियंस ग्रेव किस्म का उनके ऊपर हम करना शुरू कर दें क्रिटिसिज्म, तो मेरा ख्याल है कि ये भी थोड़ा सा सर हमने क्रिटिसिज्म किया ही नहीं। मोहम्मद औरंगजेब साहब से तो लोग अदली बदली करने के लिए तैयार है। मेरे ख्याल से तो अमेरिका का वजीर खजाना कहेगा कि यार मेरी नौकरी मुश्किल है, मुझे मनु ला दो मोहम्मद औरंगजेब साहब की नौकरी थे। बात तो सुन ले, देखें इससे ज्यादा मजे की नौकरी क्या है? कोई उन्हें कुछ कहते ही नहीं। बात तो सुन ले ब्रदर, बात तो सुन ले। बात यह है कि इतनी मजे की नौकरी नहीं, वो बंदा जो आए हुए हैं औरंगजेब साहब, वो बहुत आला किस्म के पर्स छोड़ के आए हुए हैं। वो दुनिया के कई अहम ममालिक के 22 के करीब बोर्ड के ऊपर वो मौजूद हैं। हमें अपने पाकिस्तानियों के ऊपर फख्र करना चाहिए जो अच्छा काम कर रहे होते हैं, और उन्हें काम करने देना चाहिए। जहाँ तक आपने थोड़ी देर पहले ये कहा कि SIFC ने कहा कि मतलब इनकी पॉलिसियों के ये साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता, या इनकी टैक्स पॉलिसियों के साथ, तो बात ये कि इनकी या उनकी का सवाल नहीं है, ये पाकिस्तान की पॉलिसी है। पाकिस्तान में SIFC भी उसके अंदर शामिल है। SIFC अगर एक चीज बता रहा है कि जी ये टैक्स रेट बहुत ज्यादा हैं, और हम भी कह रहे हैं कि टैक्स रेट बहुत ज्यादा है, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि टैक्स रेट बहुत ज्यादा है, असल इशू ये है कि जब आप टैक्स रेट बनाते हैं और वो टारगेट FBR को देते हैं, तो अब FBR ने तो अपना काम करना है। अब FBR असल में वो अपना काम कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वो उसमें वो फिर लोगों को टाइट भी करते हैं, तंग भी करते हैं, परेशान भी करते हैं, ताकि उनका टारगेट पूरा हो। अच्छा, अब उनको टारगेट पूरा करने के लिए अब यहाँ आ गया एक दोराहे पे पाकिस्तान खड़ा है, जिसका हल हमें निकालना है, और मिलजुल के निकालना है, एक दूसरे पे क्रिटिसिज्म करके नहीं निकालना। और वो हल ये है, देखेंगे जी FBR जो है उसने अगर अपने 14,000 अरब रुपए का टारगेट पूरा करना है, जो कि अभी हुआ है 13,000, यानी 13,000 के रेट पे चल रहे हैं, तो 1,000 या 900 अरब रुपए की शॉर्टेज है। अब उसके लिए फिर वो लोगों को जाहिर है कि आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। अच्छा, अब वो अपना टारगेट जो है वो पूरा करने के लिए 14,000 का, पाकिस्तान की जो 405 अरब की इकॉनमी है उसको डाउन कर रहे हैं। उसको इसलिए नहीं कि जानबूझ के कर रहे हैं, उन्होंने अपना टारगेट पूरा करना है। तो जब 405 अरब की जो इकॉनमी है उसको अगर हमने 600, 700 या 800 या 1,000 अरब पे लेके जाना है, तो अगर इस तरीके से हम लोगों को टाइट करेंगे तो उसके नतीजे में वो इकोनॉमी तो सप्रेस हो जाएगी, वो आगे चलेगी नहीं। वो 400 के हो सकता है 450 हो जाए, 350 सर IMF की कुछ और की शराइत भी सुन लें। 600, 700 पे नहीं जाएगी। देखिए सर, IMF की कुछ और शराइत भी आपको बता दूं जो बड़ी सख्त शराइत थी। कर लेने दें, जी जी, एक बात मैं कंप्लीट कर लूं। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें इसके दरमियान में एक तवाज़ुन कायम करना चाहिए कि FBR जो है वो किस हद तक अपने टारगेट पूरे करने के लिए सख्ती करेगा और किस हद तक सख्ती नहीं करेगा। तो अगर हम फैसिलिटेशन वाले मोड पर जाएंगे कि लोगों को प्रोमोट करें ताकि फैसिलिटेट करें, ताकि हमारा ओवरऑल अगर केक साइज बढ़ेगा, आज अगर हमारी अगर 400 अरब डॉलर की है तो उसको 500, 600 पे अगर लेके जाते हैं हम, तो ऑटोमेटिकली टैक्स भी बढ़ जाएगा। तो लिहाजा हमें उस तरफ जाना चाहिए कि हम इकोनॉमी का केक का साइज बढ़ा के और उसमें से टैक्स लें, और दूसरे जो लोग टैक्स नहीं देते उनके ऊपर सख्ती करनी चाहिए। लेकिन जो लोग टैक्स दे रहे हैं, अगर उसमें छोटी मोटी को पिलफरेज भी है, तो उसमें इतना हमें उसमें क्या कहना चाहिए, आयरन हैंड्स के साथ उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। अब अपना सवाल पूछना चाहिए। सर मैं आप ऐसे बोल रहे हैं, अब अपना सवाल पूछना चाहिए। मुझे लग रहा है मैं किसी सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ, होना पे ही समझ जाओ। मैं सर आपसे जो बात कर रहा हूँ ना, वह कुछ और कर रहा हूँ। देखें, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, आपका पॉलिसी स्टेटमेंट है, मुझे पता है आपका बड़ा पक्का पॉलिसी स्टेटमेंट होता है, आप उसे नहीं बदलते। लेकिन देखें, आप समझने की कोशिश करें। आप चाह रहे हैं कि मीडिया बोले महंगाई कम हो गई, मैं चाह रहा हूं मियां जाहिद हुसैन साहब भी कहें कि महंगाई कम हो गई। लेकिन आपकी तो खैर नवाज शरीफ साहब से बात है, आप अभी फोन करें नवाज शरीफ साहब को, उनके अखबारों में बयानात मौजूद हैं कि महंगाई की वजह से हमारी सियासी मकबूलियत में कमी आ रही है। यानी मीडिया बोले कि जी महंगाई कम हो रही है, बिजनेसमैन मियां जाहिद हुसैन साहब पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन बोले महंगाई कम हो रही है, आपकी ताजिर तंजीमें बोले महंगाई कम हो रही है। आप लोगों का अपना इंटरेस्ट है किसी तरह इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, हमारा अपना मकसद है हमारे नंबर बन जाए। लेकिन जिस बंदे की अपनी जो चीज़ है, यानी जो इस मुल्क के हुक्मरान पार्टी है, उसका सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं
महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसकी वजह से हमारी सियासी मकबूलियत खराब हो गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा कह रही हैं कि महंगाई की वजह से लोगों की जिंदगियों में बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं, हमें उनको हल करना है। लेकिन असी आगे आके कह रहे हैं महंगाई बड़ी कम हो गई जी, महंगाई बड़ी कम। सर प्लीज ये तो ना करवाएं ना हमसे। यार आप जैसा काबिल आदमी जो कि यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता हो, उससे ये सवाल की तवक्को नहीं है। नहीं, लेकिन बात यह है कि महंगाई कम होना किस चीज को कहते हैं और महंगाई बढ़ना किस चीज को कहते हैं, आपसे अच्छा कौन समझा सकता है ये मुझे। बात यह है, देखें महंगाई हमारी 38% पे जो जा रही थी, उसका मतलब ये था कि 100 रुपए की चीज में 38 रुपए महंगाई हो गई, 138 की हो गई थी, ठीक है जी जी। अब वो चीज जो 138 की हो गई थी, अगर इस वक्त 5.6% महंगाई चल रही है तो वो 134 की हो गई है, ठीक है। वो 138, अगर 38% से महंगाई बढ़ रही थी 3 साल पहले या 2 साल पहले, तो वो चीज हो जानी चाहिए थी 100 रुपए की चीज 250 रुपए की। वो 250 रुपए की नहीं हुई, बल्कि वो हो गई है 134 रुपए की, ठीक है। तो लिहाजा वो जो 134 रुपए की हो गई है 100 रुपए वाली चीज, तो नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि महंगाई बहुत हो गई है, कि वो 34 रुपए भी नहीं बढ़ने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर रफ्तार वही रहती तो वो चीज इस वक्त 250 रुपए की होती। तो लिहाजा हम जब अप्रिशिएट करते हैं कि महंगाई कम हो गई है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो जो चीज 250 रुपए की हो जाने के इम्कानात थे, अगर 38% महंगाई होती तो वो 250 की नहीं हुई, बल्कि 134 की हुई है। तो उसका दूसरे लफ्जों में मतलब ये होता है कि उसमें महंगाई की रफ्तार जरूर कम हो गई है, मगर वो जो 34 रुपए भी नहीं होने चाहिए, वो वापस 100 रुपए की होनी चाहिए। तो अगर ये होगा तो अवाम की जिंदगियां, क्योंकि उस रफ्तार से अवाम की इनकम तो नहीं बढ़ रही ना, तो लिहाजा उसमें महंगाई में कमी आनी चाहिए, मजीद कमी आनी चाहिए, बल्कि थोड़ा सा रिवर्स साइकिल चलना चाहिए ताकि वो चीजें वापस अपनी कीमतों पे आ सके। सर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बुनियादी तौर पे कहना ये है कि अगर हम महंगाई पे काबू ना लाए तो हम इंतशार पसंद सियासतदान और सियासी जमातों को मौका देंगे कि वो हुकूमत में आ जाएं मुस्तकबिल में, क्योंकि ये तो सारी जिंदगी तो नहीं रहेंगे। आप खुद समझ जाएं बात को। माशाल्लाह आप खुद ज़हीन हैं, आप मेरे से ज्यादा ज़हीन हैं, मैं पढ़ाता हूं लेकिन आप मेरे उस्ताद हैं, मैं आपका शागिर्द हूं। ये भी बात मैं मानता हूं टीवी के ऊपर, भले यूनिवर्सिटी में पढ़, लेकिन ये देखें ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्वेश्चन है। देखें व्हाई ही इज सेइंग दिस इज बिकॉज ही नोज दैट इफ हिज पॉलिटिकल पावर इरोड्स बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, इवेंचुअली हमारी आवाम इतनी इंटेलिजेंट नहीं है कि वो इसको समझ पाएंगे ग्राउंड रियलिटीज को। दे विल अज्यूम दैट दे शुड गो फॉर अल्टरनेट। ये मतलब उनका कहने का मकसद ये है जो मुझे समझ में आई। मैं समझ गया हूँ आपकी बात, मुझे थोड़ा सा बात करने का मौका दें। देखें बात ये है ब्रदर कि हमारी अगर 2-2.5 साल पहले अगर आप देखें तो फॉरेन रेमिटेंस जो थी वो 25-26 अरब 30 अरब डॉलर थी, ठीक है। अच्छा, अब वो पिछले साल 38 हुई, इस साल इंशाल्लाह 40 हो जाएंगी, ठीक। तो ये अगर 40 अरब डॉलर को पकड़ लें या 38 को पकड़ लें तो ये तकरीबन 11,000 अरब रुपया पाकिस्तान में आ रहा है, ठीक है। और अगर उससे पहले आप देख लें तो 8,000 अरब आ रहा था। तो दूसरे लफ्जों में जो गवर्नमेंट हमारी मैन पावर को स्किल करके और उनको एक्सपोर्ट कर रही है, तो उसका मतलब यह है कि लोगों की जिंदगी में खुशहाली आ रही है और उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। ये 11,000 अरब रुपए जो मुल्क के अंदर आ रहे हैं, ये 6 करोड़ पाकिस्तानी उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो महंगाई अगर बढ़ी है तो दूसरी तरफ लोगों की इनकम बढ़ाने की भी गवर्नमेंट पूरी तवज्जो दे रही है, और ये इससे लोगों की इनकम बढ़ रही है। आप खुद देख लीजिए, अगर आप थोड़ा चक्कर लगा लें दादू नवाब शाह और इधर अपना ये क्या है हैदराबाद छट्टा के साथ जो हमारा शहर है, वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ खुशहाली आपको नजर आएगी फॉरेन रेमिटेंस से। और अगर पंजाब में आप जाएंगे तो जेलन, गुजरात, सियालकोट और ये सारा इलाका जो है वहाँ पे आपको खुशहाली नजर आएगी कि लोगों को फॉरेन रेमिटेंसेज आ रही हैं। तो अब गवर्नमेंट लोगों को बाहर भी भेज रही है, जिसको हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन कहते हैं। असल में ब्रेन ड्रेन नहीं है, मैन पावर एक्सपोर्ट है, और वो लोगों के पैसे वहां से आ रहे हैं और उससे लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। और दूसरी असल जो चीज है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए वो है एक्सपोर्ट्स। कि हमारी एक्सपोर्ट जो है उसमें तकरीबन कोई 8% के करीब कमी हो गई है, ठीक है। अब 8% कमी का मतलब यह है कि 2-2.5 अरब डॉलर की हमारी कमी हो जाएगी अगर यही सिलसिला चलता रहा। जबकि मेरे ख्याल में हमें चाहिए कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी तवज्जो दें। हम मैन पावर तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी, उससे रेमिटेंस भी आ रही हैं, लेकिन हम गुड्स की एक्सपोर्ट के अगर ऊपर हम ज्यादा तवज्जो देंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि हमारी फैक्ट्रियां चलेंगी और फैक्ट्रियों में भी लोगों को रोजगार मिलेगा। जब फॉरेन रेमिटेंस से लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं तो हमें चाहिए कि इंडस्ट्री के जरिए भी लोगों की जिंदगियां बदलें।
क्योंकि जो लोग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं वो तो बाहर नहीं जा सकते, और अगर बाहर चले गए तो इंडस्ट्री कौन चलाएगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि उनको रोजगार देने के लिए हम बिजली सस्ती करें और बैंक मार्कअप को कम करें ताकि इंडस्ट्री चले, और दूसरी तरफ जो टैक्सेशन के रेट्स हैं उनको थोड़ा कम करें। ये 2-3 काम करने की जरूरत है, कोई ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अभी जैसे TIA प्राइवेटाइज हुई है और 20 इदारे और प्राइवेटाइज होने जा रहे हैं, हमें उनको फौरी तौर पे प्राइवेटाइज करने, जो देखिए करने के काम है। जी जी। इस वक्त हम बेवक्त की रागनी शुरू कर दें कि जी वो वजीर खजाना को बदल दो, वजीर खजाना ने ये कर दिया वो कर दिया। मैं समझता हूँ कि ही इज डूइंग ए ट्रिमेंडस जॉब, और बहुत अच्छी हमारी इस वक्त फाइनेंस की टीम है। हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो मरीज की हालत वो ठीक कर रहे हैं, ये आप देख लीजिएगा अगले साल। मैं तो नहीं कह रहा बदलने के लिए, मैं तो कभी नहीं कहूंगा, लेकिन आपको पता है कि कौन कह रहा है बदलने के लिए, लेकिन मैं कभी नहीं कहूंगा। मैं क्यों कहूंगा? वो जो बनना चाहता होगा वही कह रहा होगा ना कि बदल दो, मुझे बनने दो। नहीं, मैं किसी नाम नहीं ले रहा, लेकिन मुझे करके क्या फायदा होगा? SIFC को कर रहे हैं कि SIFC के जो हेड हैं उन्होंने अपने एक सेमिनार में ये कहा था, इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने किसी के ऊपर फिंगरिंग नहीं की थी। उन्होंने ये अपनी यानी पाकिस्तान की पॉलिसियों को कहा था कि पाकिस्तान में इस वक्त जो टैक्स रेट है वो बहुत ज्यादा है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये वजीर खजाना ने ये कर दिया या नहीं। वजीर खजाना तो जो बनना चाहते हैं उनका ताल्लुक जाहिर बात है हुक्मरान पार्टी से ही होगा ना, वही बदलवाएंगे। मैं और आप तो नहीं बन पाएंगे, बल्कि आप बन सकते हैं, क्योंकि आप तो हमदर्द हैं थोड़े बहुत। नहीं, वो पसंद भी करते हैं मैं आपको। हमदर्द की बात नहीं, मैं पाकिस्तान का हमदर्द हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारा एजेंडा है रिफॉर्म का, उसको हम आधे रास्ते में अपना उसमें जर्नैल बदल दें, आधे रास्ते में उसका हेड बदल दें, या उसकी बातें शुरू कर दें, या उसको डिस्टेबलाइज करें, तो दिस विल नॉट बी ए सर्विस टू द पाकिस्तान। नहीं, वी हैव टू फोर्स देम टू परफॉर्म। हम उनको शाबाशी जरूर दे सकते हैं, लेकिन वी विल हैव टू फोर्स हिम टू परफॉर्म बिकॉज ही इज नॉट परफॉर्मिंग प्रॉपरली, एंड आई एम सेइंग दिस ऑन मीडिया बिकॉज ही हैज टू अडहेयर बाय द इंटरेस्ट ऑफ दिस कंट्री। जैसे आपने कहा कि आप सिंसियर पाकिस्तान के हैं और वो भी सिंसियर होपफुली पाकिस्तान के ही हैं, तो ही विल हैव टू फिक्स द इकोनॉमी फॉर दिस कंट्री बिकॉज हिज KPIs आर IMF KPIs and we agree with that, but however his performance with vis-a-vis Pakistan's economic targets with reference to GDP, inflation and unemployment, इस पे तो उन्हें फोकस करना पड़ेगा ना। अगर हम उनको चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे तो वो तो फिर बेरारवी के वो हो जाएंगे। मतलब मुझे एक बात समझा दें कि जो 0% हमारा GDP था उसको 3.6% जो टीम लेके आई है, हमें उसको शाबाशी देनी चाहिए या उसको ताने देने चाहिए? नहीं, हमें इस वक्त वजीर खजाना की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है। दूल्हे ने पहले महीने में क्या क्या किया, इसकी बुनियाद के ऊपर हम दूल्हे के साथ अपनी बेटी जो है वो अगले 5 साल तभी ब्याएंगे जब वो 5 साल तक कंसिस्टेंटली काम करेगा। महीने खिलाएगा फिर महीने नहीं खिलाएगा तो हम फिर उसको इवेल्युएट करेंगे। ये हक है हर किसी का, हमारी कौम का भी। बाकी बात मैं और आप करेंगे अगले हफ्ते, और आपको स्टूडियो दावत दूंगा, क्योंकि जब आप आते हैं तो आपके चेहरे पर जो एक खूबसूरत मुस्कुराहट आती है जब मैं आपको छेड़ता हूं तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आगे आने वाले हफ्ते के अंदर आपको दोबारा से इंशाल्लाह दावत देंगे और मियां जायद हुसैन साहब को यहाँ सामने स्टूडियो में बिठाकर फिर ये बातें करेंगे, क्योंकि मज़ा तब आता है जब हम लोग आमने सामने हों। यहाँ पर वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।